स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज 6 से 8 नंबर है और चैप्टर बहुत इजी है, बट कंटेंट वाइज बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अपना वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है या लेंदी चैप्टर है अपने इंटायर बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में। चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसेप्ट पता है कि क्या पार्टनरशिप है, क्या एचयूएफ है, क्या सोल प्रोपराइटर है, कोऑपरेटिव क्या है, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो फिर ये चैप्टर बहुत ईजी बन जाता है। उसके बाद हेडिंग्स याद करने होते हैं, अंदर कंटेंट अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं कि अपने को क्या क्या कवर करना है। चैप्टर का इंडेक्स, तो इंडेक्स में देखो इंट्रोडक्शन, देन सोल प्रोपराइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इतना टॉपिक है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन के अंदर बिजनेस एंटरप्राइज का टाइप। तो 3 तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज होता है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जॉइंट सेक्टर भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो अभी अपना प्राइम फोकस होगा प्राइवेट सेक्टर पढ़ना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर OMC मतलब ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल्ड बाई कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर टोटल अपने को 5 चीज़ पढ़ना है, सोल प्रोपराइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंड देन कंपनी। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोपराइटर से। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। ये पूरे नोट्स में लिखा हुआ है, साथ में नोट्स भी ओपन करके रखो। सोल प्रोपराइटर कौन होता है? सोल प्रोपराइटर मतलब वो बिजनेस जिसको ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल मतलब OMC, ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोपराइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके आते हैं फीचर्स पे। तो सिंगल ओनरशिप, जो मैं फीचर्स लिखाया था, कोई 3-4 बस याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, पूरे याद करने का नीड नहीं है। पहला सिंगल ओनरशिप, दूसरा फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब इनका कोई सेपरेट एक्ट, सेपरेट कानून नहीं होता है। तो अगर इनको धंधा ओपन करना है इनकी मर्जी, धंधा बंद करना है इनकी मर्जी। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इस पे तो केस स्टडी भी आता है जो अपन डिस्कस किए थे। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, सारा ही प्रॉफिट एक बंदे का होगा, सारी रिस्क एक ही बंदे का होगा। वन मैन कंट्रोल, पूरे बिजनेस को एक ही जन कंट्रोल करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ओनर और बिजनेस दोनों सेम है। अगर कल को ओनर का डेथ होता है तो धंधा भी बंद हो जाएगा। इसी पॉइंट पे अगला है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब ओनर मरा, धंधा बंद। और स्मॉल साइज मतलब बिजनेस जो होता है बहुत ही छोटे साइज का होता है, क्योंकि एक बंदा ही पैसा लगा रहा है। अच्छा, तो मैं इस पे आ जाता हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये सारा पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, हेडिंग याद करना पड़ेगा। कोई 4 हेडिंग जो भी तुम्हें इजी लगे वो याद कर लो, कंटेंट अंदर का कंटेंट अपने हिसाब से लिख लेना। मैं अभी बस ये जो स्टार मार्क है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उस पॉइंट को समझा देता हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपए का और उसको पे नहीं कर पाए। 1 लाख रुपए का लोन लिए लेकिन बिजनेसमैन जो सोल प्रोपराइटर है वो पे नहीं कर पाया। जब बिजनेस के टोटल असेट का वैल्यू निकाला गया तो वो 80,000 हुआ। 80,000 का असेट है और लोन कितने का लिया था? 1 लाख। तो इस बंदे को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल जायदाद को बेचना पड़ेगा और उससे 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान भी होता है सोल प्रोपराइटर का, कि तन के वस्त्र छोड़कर बाकी सब बिक जाएंगे। मतलब अगर 80,000 रुपये की जगह मान लो बिजनेस का प्रॉपर्टी बस 50,000 का होता, तो बाकी 50,000 उसका पर्सनल प्रॉपर्टी से ले लिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, तुम लोग को लग रहा है 20,000 का तो बात है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है वो कितना 10 लाख का लोन ले लिया है और उसके पास बिजनेस में बस 1 लाख का असेट है, तो सोचो 9 लाख का उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा। इसी को तुम करोड़ रुपए में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अगर 10 करोड़ का लोन लिया है और पे करने के लिए बस 1 करोड़ है, तो बाकी 9 करोड़ का उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत खतरनाक होता है, तन के वस्त्र छोड़कर बाकी सब बिक जाएंगे आपके। ये सब अपन डिस्कस कर लिए थे। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेज, क्विक डिसीजन, एक बंदा है जल्दी डिसीजन लेगा, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी क्यों? क्योंकि सोल प्रोपराइटर को ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है, उसको अपने
बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये पब्लिक को बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका खुद का ही पैसा लगा हुआ है। तो इनका ऑडिट का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जितना प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट उस बंदे को मिलता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मतलब एक बंदा जब काम करता है उसको बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उसके ही वजह से बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है। और ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व मतलब इनका सेपरेट एक्ट नहीं होता, धंधा चल गया मतलब धंधा ओपन भी करना है तो इनका फ्रीडम है, धंधा बंद भी करना है तो इनका फ्रीडम है। तो यहाँ पे एडवांटेज ख़त्म होता है। कोई 3 एडवांटेज याद कर लेना। देन अपन क्वेश्चन भी देखे थे बुक का और उसको फिर नोट करके समझे भी थे कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं डिसएडवांटेज देखो लिखा हुआ है डिसएडवांटेज लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि एक आदमी कितना ही पैसा लाएगा, एक लिमिट के बाद तो जाके उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा, ना बैंक एक्स्ट्रा लोन देगा। तो लिमिटेड फंड। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस क्योंकि ओनर का डेथ हुआ धंधा बंद हो जाएगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वही वाला पॉइंट, तन के वस्त्र छोड़ के बाकी सब बिक जाएंगे। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, एक बंदा क्या संभालेगा, वो डायरेक्टर का काम करेगा, अकाउंटेंट का काम करेगा, मैनेजर का काम, सीईओ का काम, सीएफओ का काम, XYZ। तो एक पर्सन के पास अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स नहीं होता, लिमिटेड ही होता है। तो ये एक नुकसान है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद आते हैं HUF पे। HUF जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। तो सबसे पहले HUF क्या है? HUF जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है उस बिज़नेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। ये गवर्न किया जाता है, एक्ट है इसका एक, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट को अमेंड भी किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में। ठीक है, अगर ईयर याद हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो लोड नहीं लेना। मैं एक्सपेक्ट तो करूँगा कि सबको ही याद हो गया, क्योंकि क्लास में हम लोग एक एक डेट को बार बार रिकॉल किए थे। देन अगर HUF बनाना है तो इसके 2 कंडीशंस हैं। पहला, घर में एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए। अभी तो ये कंडीशन को हटा दिया गया है, घर में 2 लोग भी होने से चल जाएगा, मेल का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट पुराने 1956 वाले में स्पेशली लिखा गया था कि 2 मेल मेंबर ही होने चाहिए। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्वज का संपत्ति होना चाहिए, पूर्वज का संपत्ति होना चाहिए, मतलब फादर्स प्रॉपर्टी, फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और फीचर्स ऑफ HUF की बात करें तो फॉर्मेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत फॉर्म होगा। लाइबिलिटी, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड। कंट्रोल, सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कर्ता के हाथ में। और आउटसाइडर से डील भी कौन करेगा? कर्ता। अगर को पार्सनल डील करें और कर्ता को इस बात का पता नहीं है, कल को बैंक वाला आ गया लोन का पैसा मांगने और कर्ता बोला मेरे को तो पता ही नहीं था, तो क्या बैंक वाले को कर्ता पे करेगा, रीपे करेगा लोन का अमाउंट? नहीं। को पार्सनल लोन लिया है तो बैंक की गलती, वो को पार्सनर को क्यों लोन दिया? बैंक को HUF को का जो मेन मेंबर है, जो मेन कंट्रोलर है कर्ता, उसको बुला के डील करना था। अगर कर्ता मिसिंग है, कर्ता के एब्सेंस पे किया गया है, तो फिर कर्ता लाइबल नहीं माना जाएगा पे करने के लिए। अगले पे आते हैं माइनर मेंबर, मतलब यहाँ पे क्या 18 साल से नीचे का व्यक्ति मेंबर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बाई बर्थ से मेंबर बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ HUF का मेंबर बन जाएगा। कंटिन्यूटी, कर्ता का जो पूरा संभाल कारभार होगा वो कर्ता संभालेगा। कर्ता मतलब सीनियर मोस्ट या एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और कर्ता का डेथ हुआ तो HUF बंद नहीं हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर में अलग था, सोल प्रोप्राइटर का डेथ तो बिजनेस बंद, लेकिन यहाँ पे कर्ता के डेथ में धंधा बंद नहीं होता। कर्ता का अगर डेथ हुआ तो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा घर का वो कर्ता बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्ता है 70 ईयर्स का और कर्ता की जो वाइफ है वो है 68 ईयर्स की, और कर्ता का जो बेटा है वो है 40 ईयर्स का। तो कर्ता का डेथ हो गया तो नेक्स्ट कौन बनेगा? उसकी वाइफ, क्योंकि वो एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पे आते हैं पार्टनरशिप का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ डिस्कस करना है, मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मीनिंग पे। तो मीनिंग कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 में। अगर सेक्शन भूल जाओ तो मत कोट करना, गलत से मत कोट करके आना, अगर याद हो तो ही लिखना। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका पूरा मैं मतलब समझाया था बहुत डिटेल में कि एक रिलेशन है, मिनिमम 2 लोग लगेंगे, या तो सब मिल के धंधा चलाएंगे या तो उन सबका रिप्रेजेंटेटिव कोई एक भी धंधा चला सकता है उनके बदले में। ठीक है,
और लिमिट भी देख लो, एट प्रेजेंट जो करंट लिमिट दिया गया है वो मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464, पार्टनरशिप का नहीं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 बोलता है कि पार्टनर्स मैक्सिमम सरकार फ्यूचर में जाके 100 तक कर सकता है। इन प्रेजेंट क्या लिमिट है 50 का, लेकिन फ्यूचर में सरकार कितने तक कर सकता है 100। ये कहाँ लिखा है कंपनीज एक्ट में। पिछले साल एमसीक्यू भी आया था कि कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में ये बात लिखा हुआ है। तो बात किसका हो रहा है, पार्टनर्स का, लेकिन लिखा कहाँ है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 में पार्टनर्स का लिमिट फ्यूचर में सरकार 100 कर सकता है, हालांकि एट प्रेजेंट लिमिट 50 है। ठीक है, ये सब तो कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन वही एक्ट के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लाइबिलिटी, सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। रिस्क बियरिंग, या तो जो अग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से रिस्क बियर करो, नहीं लिखा है तो इक्वली बांटना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। देन कंटिन्यूटी, अगर 2 ही पार्टनर थे उसमें से एक का डेथ हो गया, धंधा बंद करना पड़ेगा। वैसे 6 महीने का ड्यूरेशन मिलता है, फिर धंधा बंद करना पड़ेगा अगर नहीं मिल रहा है पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। हालांकि ये पॉइंट पढ़ें, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 का रूल नंबर 10 बोलता है कि सरकार इन फ्यूचर जाके इस लिमिट को 100 तक कर सकता है, हालांकि अभी यही लिमिट है। ठीक है, और इसमें एक और याद रखना है, कभी कभार पूछ सकता है कंपनीज एक्ट पुराना वाला भी होता था 1956। अभी तो जो कंपनीज एक्ट चलता है वो 2013 चलता है, लेकिन बुक में आज भी रेफरेंस है, एनसीईआरटी में भी कई जगह रेफरेंस है, और इवन क्वेश्चन आज भी आ जाता है, जबकि एग्जिस्टेंस में नहीं है फिर भी। कंपनीज एक्ट का 1956 का एक कंपनीज एक्ट था जो अभी 2013 वाला हो गया है। उसमें लिखा था कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम होंगे 20 पार्टनर। अभी का लिमिट क्या है, मैक्सिमम 50, लेकिन 1956 वाले में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 20 होंगे। हालांकि अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम 100 होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने 10। ये कहाँ होंगे, अगर बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं तो। ये कब लिखा हुआ था, 1956 वाले में लिखा हुआ था। आज की डेट में ये एग्जिस्टेंस पे नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाता है तो याद अपने को करना पड़ेगा। अगर 2013 का लिमिट बोले तो ये लिमिट है 2 और 50, इन फ्यूचर में 100 कर सकते हैं। और अगर 1956 का लिमिट बोले तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। ठीक है, और म्यूचुअल एजेंसी, इसके अंदर हम लोग पॉइंट पढ़े थे, म्यूचुअल एजेंसी में करे कोई भरे कोई, अगर एक जन भी गलती करेगा तो सारे पार्टनर्स लपेटे में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट पूरा हो गया था डिस्कस। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस में। तो ईजी टू फॉर्म करना बहुत इजी है, बिकॉज अग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बैलेंस डिसीजन, 50 लोग रहेंगे तो हम हर किसी से पूछ के अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो अगर एक जन 1 लाख भी ला रहा है तो 50 लोग मिलकर 50 लाख रुपए ला सकते हैं। और सीक्रेसी, मतलब इनको भी ऑडिट करने का एज सच कंपलसरी बाउंडेशन नहीं होता, तो इनको भी अपना डिटेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, तो सीक्रेट मेंटेन रहेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब तन के वस्त्र छोड़ के सब बिक जाएंगे पार्टनर्स के। लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, मैक्सिमम 50 लाख ही आएगा, अब अनलिमिटेड पैसा तो नहीं आएगा, अरबों खरबों रुपए। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जब 50 लोग रहेंगे बिजनेस में तो 50 लोगों का अलग अलग राय मशवरा रहेगा, अलग अलग अपब्रिंगिंगनेस रहेगा। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, कोई गाली गलौज पे उतर जाता होगा, अब्यूज़ कर देता होगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के भी बहुत चांसेस है। जब ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा बर्तन होता है घर में तो खड़कता ही है। अगला, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक जन मर गया, एक जन का डेथ हो गया तो धंधा बंद करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, करे कोई भरे कोई, एक जन के गलती में तीनों पार्टनर्स लपेटे में आ जाएंगे। अगले पे आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये 2 तरीके का होता है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन की बात करें तो 3, ये सब अपन नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं इस पार्ट को फटाफट करवा रहा हूँ। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल बोलता है कि हमारे ओन विश से धंधा बंद किया जा सकता है। जैसे 3 पार्टनर है, एक जन जाके बोल दिया कि चलो धंधा बंद करते हैं और बाकी लोग भी अग्री हो गए तो धंधा बंद हो जाएगा। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, ये टेन्योर या टाइम पे होता है कि डिसाइड, जब धंधा चालू हुआ था तो बोले 5 साल तक चलाएंगे धंधा, 5 साल जैसे कंप्लीट हो गया धंधा बंद कर देंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये एक वेंचर या प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स बने एक बिल्डिंग बनाने के लिए या मॉल बनाने के लिए। जिस दिन ये मॉल बन के कंप्लीट हो जाएगा उस दिन धंधा पार्टनरशिप का क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक ये मॉल बन रहा है, 10 साल बन रहा है, 7 साल में बन रहा है, तब तक पार्टनरशिप रहेगा। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट, धंधा बंद। तो वापस से सुनो, पार्टनरशिप एट विल बोलता है एक पार्टनर बोला धंधा बंद करते हैं, बाकी सब रेडी हो गए, धंधा बंद। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप बोलता है एक टाइम के लिए है, 3 साल के लिए,
फॉर एग्जाम्पल 3 साल डिसाइड किए तो धंधा 3 साल तक चलाएंगे, 3 साल बाद बंद, हालांकि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलता है वेंचर या प्रोजेक्ट के लिए, ब्रिज बनाना था, ब्रिज बनाने में 6 साल लग गया, कभी ब्रिज बनाने में 8 साल लग सकता है, तो ब्रिज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ब्रिज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक धंधा चलेगा, ब्रिज जिस दिन कंप्लीट धंधा बंद। अगला बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, तो इसके अंदर 2 है, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी। एक बार इस पॉइंट को भी समझ लो। जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या, वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला पॉइंट है कि सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा और ईच पार्टनर इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ फर्म, सारे पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप्स आर जनरल पार्टनरशिप, इंडिया के अंदर जितने भी पार्टनरशिप है वो बाई डिफॉल्ट, अगर उन लोग एलएलपी में रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, तो बाई डिफॉल्ट उन लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मतलब जनरल पार्टनरशिप के अंदर फॉल कर जाते हैं। अगले पे आते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड एक्सेप्ट वन पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उसमें एकमात्र पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, बाकी सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। क्या एक से ज़्यादा का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है? हाँ, ये मिनिमम कंडीशन दिया गया है कि मिनिमम एक का अनलिमिटेड करो, सो दैट अगर बैंक वाले को लोन दिया हो, बैंक वाला लोन के लिए मांगा आकर पैसा, तो उसको पूरा पैसा तो मिले, कोई एक जन तो एटलीस्ट उसको पे करे, क्योंकि बाकी लोग तो बोलेंगे देखो हमारा लाइबिलिटी लिमिटेड है, हम पे नहीं करेंगे, तो ऐसे में एक बंदा एटलीस्ट उसको पे करे। तो एलएलपी के लिए मिनिमम एक बंदे को लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी करना पड़ेगा, बाकी जितने और किसी को करना है अनलिमिटेड और कर लो, अच्छी बात है, और सिक्योर हो जाएगा आपका क्रेडिटर और आपको सामान दे देगा, पैसा दे देगा, जितने करने उतने कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया 1 है। क्या सब कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर सब करना था तो एलएलपी ओपन क्यों करे, चुपचाप से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर कर देते, यहाँ तो ऑलरेडी सबका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसके हम लोग बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा क्लास में डिस्कस किए थे। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ एलएलपी 2008। इसके मेन फीचर्स क्या है? पहला, लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, मतलब मिनिमम एक पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए। मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपको जितने पार्टनर का करना है करो। पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी नोन एज स्पेशल पार्टनर, मतलब जिनका लाइबिलिटी लिमिटेड होगा उसको स्पेशल पार्टनर बोलेंगे। स्पेशल पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जो स्पेशल पार्टनर होंगे वो अलाउड नहीं होंगे उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, और ज़रूरत भी क्या है, अगर वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, वो अपना लाइबिलिटी लिमिटेड करके घर में बैठना चाहते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको मैनेजमेंट में बुलाओ, उनका राय मशवरा लो। फिर लिखा है स्पेशल पार्टनर्स हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, स्पेशल पार्टनर के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो बिजनेस में है, भले आप उसको मैनेजमेंट में आने नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर स्पेशल पार्टनर आपको बोल रहा है कि मुझे भी देखना है बुक्स में कितना प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप मना भी नहीं कर सकते। स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिजायर्स हो, मतलब स्पेशल पार्टनर को जब लग रहा है कि मेरे को मन नहीं कर रहा धंधा करने का, या तुम मुझे उतना डिटेल शेयर नहीं करो जितना करना चाहिए, मेरे को बस ऐसे नाम मात्र के लिए मेयरली पार्टनर बना के रख दियो, तो उस केस में जब उसका मर्जी करे वो बिजनेस छोड़कर जा सकता है। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बोल रहा है अगर ये 3 लोग लिमिटेड है, बाकी ये 3 लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं, तो अगर कल को ये लोग मर भी गए, स्पेशल पार्टनर लोग का डेथ भी हो गया, लूले लंगड़े हो गए, कोमा में चले गए, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंट, डेथ कुछ भी हो गया, इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोग तो अपना दे दनादन बिजनेस चलाते जाएंगे बिल्कुल बड़े चलो बोल के, तो स्पेशल पार्टनर को कोई भाव नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे मेन फीचर्स कंप्लीट। एक बार इसको स्क्रीन पॉज करके या अपने नोट्स में देख लो, पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो एक बार उसको रीड कर लेना अच्छे से। अगले पे आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 तरीके का पार्टनर होता है। 5 तरीके के पार्टनर होते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? तो हम लोग पॉइंट में लिखे थे, एक्टिव पार्टनर मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, डिसीजन मेकिंग में भी रहेगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलेगा, लाइबिलिटी उसका अनलिमिटेड होगा और वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये सब कंडीशन है तो उसको अपन बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर से मिलता जुलता कौन है? सीक्रेट पार्टनर। सारे फीचर सीक्रेट पार्टनर के सेम है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, डिसीजन में भी रहेगा, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करेगा, लाइबिलिटी उसका अनलिमिटेड रहेगा, कैपिटल भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, सब कुछ, बट हिज पार्टिसिपेशन और रिलेशन विथ अदर पार्टनर आर नॉट नोन टू आउटसाइडर। वो बंदा पार्टनर है इस बात का पता बाहर के लोग को नहीं चलना चाहिए, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। और एक कब होता है? जनरली मान लो कोई आदमी है, उसको लग रहा है, कोई बहुत वेल नोन फिगर है, उसको लग रहा है अगर मेरे को लोग को पता चल गया मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ
तो मेरा गुडविल पूरा टार्निश हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो उस वजह से वो उनको पहले से बोल देगा मेरे को सीक्रेट पार्टनर की तरह ट्रीट करो। इलीगल वगैरह बिजनेस है या कुछ छोटे लेवल का बिजनेस है जिसका आगे फ्यूचर में चल के ज़्यादा ग्रोथ रेट है, बट उस पार्टनर को डर लग रहा है कि नहीं नहीं बाहर के लोग को पता चल गया तो मेरे को क्या बोलेंगे, ये वो ऐसा वैसा, तो उस केस में सीक्रेट पार्टनर। बाकी पूरा एक्टिव पार्टनर की तरह होता है। अगले पे आते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इसी को डोरमेंट और इनएक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है ये कौन होता है? जो मैनेजमेंट में नहीं आएगा, ना ये डिसीजन मेकिंग में रहेगा, लेकिन इसको प्रॉफिट लॉस दोनों मिलेगा। ये कैपिटल भी लेके आएगा और इसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा। बट एक पॉइंट बहुत खतरनाक है, बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ एक्टिव पार्टनर। इस पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे ए बी सी, इसमें से सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब ये घर में रहता है, और बाकी दोनों एक्टिव पार्टनर है। ये दो मिलके कुछ फ्रॉड किए, 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किए, तो बस ये दोनों लपेटे में नहीं आएंगे। जो ये पार्टनर है ना, ये भी निपटा जाएगा। भले ही ये बिजनेस में नहीं था, ये कल को ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं सर मैं तो था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। अगर धंधे में आए हो तो लपेटे सबको जाएंगे। तो इसी वजह से बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ एक्टिव पार्टनर। अगर एक्टिव पार्टनर कुछ गलती करते हैं तो उनकी गलतियों का भुगतान स्लीपिंग पार्टनर भी करेगा। लास्ट होता है नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर कोई रियल पार्टनर नहीं होता है, ना तो ये कैपिटल लाएगा, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना इसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, ना ये प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बट लाइबल टू आउटसाइडर। एग्जाम्पल समझो, नॉमिनल पार्टनर दो तरीके का होता है। नॉमिनल पार्टनर दो तरीके का होता है, एक नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल और एक नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल का मतलब क्या? अपन एग्जाम्पल यहाँ पे विदित और गणेश का लिए थे। तो मान लो विदित और गणेश, इन लोग बहुत लॉस में हैं और इनको कोई भी बैंकिंग ब्रांच इनको लोन नहीं दे रहा है। तो विदित का मान लो फ्रेंड है या रिलेटिव में आते हैं अमिताभ बच्चन। तो विदित अमिताभ बच्चन को लेकर आया और बोला कि देखो आप हमारे पार्टनर नहीं हो, लेकिन आपका मार्केट में गुडविल चलता है, सिक्का चलता है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑरा फार्मिंग करते करते हमें लोन दे दीजिए। तो ये विदित बोला। अमिताभ बच्चन रेडी भी हो गया। क्या अमिताभ बच्चन सही का पार्टनर है? नहीं, अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी सही का पार्टनर नहीं है। बट इन दोनों के साथ अमिताभ बच्चन भी आया और बैंकर को बोला, बैंकर जब पूछा क्या सर आप पार्टनर हो इनके, तो ये बोला हाँ मैं पार्टनर हूँ, हाँ मैं पार्टनर हूँ बोल दिया। तो ये बैंकर अमिताभ बच्चन का गुडविल, नाम, शोहरत, रेप्यूटेशन, ब्रांड वैल्यू, एक्टर, ये सब देखकर उनको लोन दे दिया। बस इसी को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल। ईस्टॉपल का मतलब क्या होता है? जो अपने घर के डोर के नीचे ऐसे लगा रहता है ना, इसको ईस्टॉपल बोलते हैं। जिसको अगर ऐसे पुश कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो डोर अपना रुका हुआ रहता है। तो यही है नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल। ये बोल दिया कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, तो इस वजह से ये बैंकर मान गया। ठीक है, और फिर इनको लोन दे दिया। तो अगर वो अपने अमिताभ बच्चन खुद अपने वर्ड्स या कंडक्ट से ऐसा बोल रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय ईस्टॉपल। अगले पे आते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें ये दोनों लोग हैं, वही अपना विदित और गणेश, और अमिताभ बच्चन को इन लोग पार्टनर बना के लाए। बैंकर बोला सर आप भी पार्टनर हो ना? तो अमिताभ बच्चन चाहता तो मना कर सकता था कि नहीं सर मैं पार्टनर नहीं हूँ, वो हाँ भी नहीं बोला, वो कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। अब देखो अगर वो हाँ नहीं बोल रहा है तो बैंकर क्या मानेगा? पार्टनर ही है, तभी तो साथ में बैठा है, साथ में आया है इनके। तो इसीलिए बैंकर इनको लोन दे दिया, ये बाकी विदित और गणेश को। तो इसको बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे था कि वो खुद बोल रहा था हाँ सर मैं पार्टनर हूँ, भले ही झूठ का बोला लेकिन बोला तो बाई ओन वर्ड्स। और यहाँ लिखा हुआ है नॉट ऑब्जेक्टेड। चाहता तो अमिताभ बच्चन मना कर सकता था, लेकिन क्या ये किया? नहीं। तो ये लिखा है डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम पार्टनर। जब बैंकर उसको बोला सर आप पार्टनर हो ना, वो बोल सकता था नहीं सर मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं बोला। तो बैंकर उसको बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर लिया कि अमिताभ बच्चन भी पार्टनर है और उनको लोन दे दिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट। अगले पे आते हैं, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। हु कैन नॉट बिकम पार्टनर? कौन पार्टनर नहीं बन सकता? तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बिकम पार्टनर। पहला, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता जो 18 साल से नीचे है, अनसाउंड माइंड जो दिमागी तौर पर अस्वस्थ है, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जिसको कानूनी डिस्क्वालीफाई कर दिया, जैसे ड्रंकर्ड, पियक्कड़, ल्यूनाटिक, इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी। तो ये सब लोग को डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ माना जाता है, ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अब अगले पे आते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क भी अपन टिक किए थे। देखो माइनर पार्टनर ना मतलब जो बच्चा है जो 18 साल से कम है उसको बोलते हैं माइनर। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़े कब कोई भी माइनर बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 5th नंबर में माइनर करके भी एक पार्टनर होता है। तो इसका पॉइंट समझो क्या है।
जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों लोग धंधा कर रहे हैं। मिस्टर ए 25 साल का है, मिस्टर बी 26 साल का, मिस्टर सी 27 साल का। तीनों मिलके अच्छा खासा धंधा कर रहे हैं। अब सी का हो गया डेथ, सी का हो गया कोई कार एक्सीडेंट में डेथ। अब सी के घर में उसकी वाइफ थी और उसका बच्चा था 10 साल का। वाइफ बोली कि नहीं, मैं बिजनेस में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बच्चे को पार्टनर बना दिया गया। क्या बच्चा 18 साल के ऊपर है? नहीं, बच्चा 10 साल का है। क्या ये पार्टनर बन गया? हाँ। क्यों बन गया? क्योंकि वाइफ रेडी नहीं थी और फादर का डेथ हो गया। तो उस केस में बच्चे को बोल दिया जाएगा माइनर पार्टनर। देखो, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। माइनर पार्टनर शुरुआत गाड़ी में नहीं बैठ सकता शुरुआत से, लेकिन चलती गाड़ी में बैठ सकता है। वापस से सुनो, माइनर पार्टनर शुरुआत में गाड़ी में नहीं बैठ सकता, लेकिन चलती गाड़ी में बैठ सकता है। इस पॉइंट का क्या मतलब? ए बी सी 3 पार्टनर थे, इन लोग पहले पार्टनरशिप बना लिए। अब 5-6 साल बाद सी का डेथ हो गया, तब उसके बाद माइनर पार्टनर बन गया। ऐसा नहीं हो सकता था कि ए बी रहते 27 साल के, 26 साल के, और उन लोग फिर 10 साल का एक तीसरा पार्टनर रखते। वो अलाउड नहीं है। लेकिन चलती गाड़ी में वो बैठ सकता है, मतलब चलता पार्टनरशिप में अगर फादर का डेथ हो गया तो बेटा नेक्स्ट पार्टनर बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि पार्टनर बन सकता है कि नहीं, क्वेश्चन ये है बन गया तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन नोट भी किए थे। माइनर पार्टनर का क्या क्या है? जब तक वो 18 वर्ष से कम है, जब तक वो माइनर है, तब तक क्या होगा? वो एक भी रुपए नहीं लाएगा बिजनेस में, उससे एक भी रुपए मंगाया नहीं जाएगा। वो बिल्कुल भी 1 रुपए के लिए भी लाइबल नहीं है। ना उसको मैनेजमेंट में रखा जाएगा, मतलब ऐसे नहीं उसको बुलाया जाएगा डेली आओ मैनेजमेंट में, डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाएगा। नहीं भाई, अभी वो बच्चा है, 18 साल का भी नहीं, उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा। तो कैपिटल भी नहीं लाएगा, मैनेजमेंट में भी नहीं रहेगा, डिसीजन मेकिंग में भी नहीं रहेगा। बट क्या उसको प्रॉफिट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, नहीं तो फिर रखे क्यों पार्टनरशिप में? कुछ तो मिलना चाहिए ना उसको, तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो ए और बी ही बियर करेंगे, बच्चे को घर से पैसा लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ए बी के साथ सी को भी मिलेगा, मतलब सी के बच्चे को भी मिलेगा। और लाइबिलिटी क्या होगा बच्चे का? अनलिमिटेड। ये जो मैं ग्रीन कलर से लिखा हूँ, ये कब की बात है? जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी माइनर कैटेगरी में, माइनर एज में। लेकिन जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, ये अगला पॉइंट देखो, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जैसे ही वो 18 प्लस हो जाएगा, तो विद इन 6 महीने के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को उसका बर्थडे हुआ, तो उसको 1 अक्टूबर के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर 2 लैंग्वेज में देना है, एक इंग्लिश में और एक जो वहाँ का लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज होगा वो। ये बोलता हुआ कि मैं हाँ अपने होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ या मैं नहीं रहना चाहता। क्योंकि अब वो बंदा 18 साल का हो गया, अब वो अपना डिसीजन ले सकता है। जब तक वो नहीं हुआ था, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट्स में सारा लिखा वो अप्लाई होता था। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो गया, उसके बर्थडे के हैप्पी बर्थडे टू यू के 6 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या देना है? पब्लिक नोटिस स्टेटिंग कि हाँ मैं 18 साल का हो गया हूँ और अब मैं अपने होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ या मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ। अगर वो बोल दिया कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ तो वेल एंड गुड, जाओ फिर बिजनेस छोड़ो, फेयरवेल दे दिया जाएगा और वो चला जाएगा। लेकिन अगर वो बोला कि हाँ मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ, तो जिस दिन से वो बोला हाँ मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ, अब वो पैसा भी लाएगा, अब उसको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी मिलेगा और उसका लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगा। पहले उसका लाइबिलिटी लिमिटेड था, अब उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। ध्यान से सुनना, ये कब होगा? जब वो अपने पूरे होशो आवाज़ में बोल रहा है कि हाँ सर मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, मतलब न्यूज़पेपर में बोल रहा है कि हाँ मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ और मैं पूरे अपने होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूँ। तो अगर वो येस बोलता है, उस दिन से वो पैसा भी लाएगा, प्रॉफिट के साथ साथ उसको लॉस भी मिलेगा और लाइबिलिटी उसका पहले जो लिमिटेड था अब उसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि 6 महीना गुजर गया और वो अभी तक नोटिस दिया ही नहीं। बर्थडे 1 अप्रैल को था, 1 अक्टूबर तक दे देना था नोटिस, दिसंबर आ गया, नोटिस ही नहीं दिया बंदा, तो क्या होगा? तो होगा ये, उसको बाय डिफॉल्ट पार्टनर मान लिया जाएगा। इफ नो नोटिस विद इन 6 मंथ, अज्यूम दैट ही विल कंटिन्यू एज पार्टनर। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप नोटिस नहीं दिए तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर तो हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था माइनर पार्टनर का, इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिसको ओरली भी किया जा सकता है और रिटर्न भी। जैसे मान लो मैं और तुम
हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप ओपन किया और ऐसे ही शाम को बैठ के चौपाटी में डिसाइड की कि चलो पार्टनरशिप ओपन करेंगे, ऐसा ऐसा धंधा होगा, ये होगा, बस धंधा चालू हो गया। जरूरी नहीं है कि उसको स्टैम्प पेपर में सील साइन ही करवाना है, ऑप्शनल है। या तो आप ओरली बना लो या तो आप रिटर्न बना लो, दोनों में से एडवाइजेबल क्या होता है? रिटर्न, क्योंकि कल को मैं मुकर सकता हूँ या तुम मुकर सकते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योस होगा, झगड़ा होगा। उससे बेटर है कि एक रिटर्न अग्रीमेंट रहे, सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विजिबल रहे। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पूछ सकता है, तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो अग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, उस अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ऐसा दिखता है पूरा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और इट इज अ स्टैम्प पेपर ऑन विच रूल्स, रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन। फिर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप ये भी पूछ सकता है कि बताओ पार्टनरशिप में क्या क्या लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारा चीज़, नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या नाम है, एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस की धंधा क्या करते हो, कपड़ा बेचते हो, बर्तन बेचते हो, सॉक्स बेचते हो, शूज़ बेचते हो क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब एड्रेस क्या है बिजनेस का, पार्टनर्स कितना कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं, 3:4:1 में बांट रहे हैं, 7:3 में बांट रहे हैं, राइट्स और ड्यूटीज़, पार्टनर के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उनके दायित्व है, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, अब तो पढ़ चुके हो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, तो कैश बेसिस में मेंटेन कर रहे हैं या अक्रूवल बेसिस में मेंटेन कर रहे हैं, वो सब। देन मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, कल को अगर झगड़ा हो गया तो आप कोर्ट के पास जाओगे या कोई थर्ड पार्टी को बुला के लाओगे या नगर पंचायत बैठाओगे, वो पूरा यहाँ पहले से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट याद कर लेना। फिर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, तो लीगली ये वाला पॉइंट को देखो, स्क्रीन पॉज करके पढ़ो ये वाला पॉइंट और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साथ में ये पॉइंट नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या लिखा है? लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर, बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम वेरियस सीरियस प्रॉब्लम। मतलब जो अनरजिस्टर्ड फर्म होते हैं, जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? पहला प्रॉब्लम, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर नहीं करवाए, तो एक पार्टनर बाकी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। अगला, a partner of an unregistered firm cannot file case against any other partner of unregistered firm। तो पहले वाले केस में क्या था, ये बाकी दोनों के ऊपर केस नहीं कर सकता। दूसरे वाले केस में एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। तीसरा, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ लोन या मनी। तो अगर मान लो ये 3 लोगों का पैसा एक तीसरा बंदा खा दिया, कोई बाहर का आदमी, वो पैसा लेके फरार हो गया, तो ये 3 अगर अनरजिस्टर्ड है, इनका जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जो इस पार्टी है जो फ्रॉड कर दिया है, आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन ले लो। और लास्ट क्या लिखा है? एनी आउटसाइडर और कंज्यूमर कैन फाइल केस अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके फर्म के ऊपर केस कर सकता है क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो ये 4 केसेस है, कॉन्सिक्वेंसेज है बिना रजिस्ट्रेशन करे, आफ्टर इफेक्ट। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज खत्म। फिर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे रजिस्टर करते हैं, एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हारे पास टाइम है तो स्क्रीन को पॉज करके ये रीड कर सकते हो, बस अपने जनरल नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। बाकी एज सच एग्जाम के लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं, ना इस पर कोई क्वेश्चन आता है। ये सब डिटेल जमा करते हैं और रजिस्ट्रेशन को एविडेंस माना जाता है। फिर ये डिफरेंस देख लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है, हम लोग क्लास में प्रैक्टिस भी किए थे क्वेश्चन, इधर भी है और फिर ये भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे क्लास में, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मन भी देख लेना। और ये जो डिफरेंस है 3 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, ये हम लोग नोट ऑलरेडी कर चुके हैं, कंसेप्ट समझ भी चुके हैं। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और रीड कर लो, ठीक है। ये डिफरेंस है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के बीच में। अगला डिफरेंस है पार्टनरशिप और एचयूएफ के बीच में, ठीक है। यहाँ तक अपना टॉपिक होता है ख़त्म। अब बचा 2 टॉपिक, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक टॉपिक बचा जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद अगला जो अपन टॉपिक करेंगे वो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। कहाँ गया वो टॉपिक? इधर, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके अंदर ही मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है। फिर ये चैप्टर होगा ख़त्म।
तो पार्ट 1 में अपना इतना ही पार्ट तक हम लोग होल्ड करते हैं, नहीं तो ये लेक्चर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक तक अपना थर्ड टॉपिक तक अपना डन हो गया। फोर्थ में कोऑपरेटिव पढ़ना है और फिफ्थ टॉपिक में कंपनी, तो वो अपन पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, है ना, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होगा। जितना भी अपन कंसेप्ट पढ़े, मैं ट्राई किया हूँ कि जितना डिटेल में मैं समझा सकता था उतना समझाने का। और जिनको भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट हो, नोट्स में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा या रैपिड रिवीजन में कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो क्लास में पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, क्लास के ब्रेक में पूछ लेना, कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। बस डाउट को डाउट मत रहने दो, क्योंकि वो अननेसेसरी पेंडेंसी और बैकलॉग क्रिएट करता है। तो होप सो सबको समझ आ गया होगा पार्ट 1। अपन मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।